हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी तैयारी को वैसे ही पूरे जोश के साथ कर रहे होंगे। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इस एक मोटिवेशनल लाइन के साथ कि जब तक आप रुकते नहीं हैं, जब तक आप रुकते नहीं हैं, तब तक इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग धीरे चल रहे हैं। यानी कि समझिएगा कि आपको कंटिन्यू जो भी आप पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू रखना है, चाहे धीरे चलो लेकिन लगातार चलो, बीच में उस कंटिन्यूटी को नहीं तोड़ना है। जहाँ पर आप ये रोक देते हो, याद नहीं कि आपको वो बचपन वाली कहानी जहाँ पे खरगोश झाड़ियों के नीचे आराम करने बैठ गया था, लेकिन कछुआ अपनी धीमी चाल से ही अपनी मंजिल को पा गया था। कहने का मतलब वही है, वही कहानी है, वही लाइनें हैं, लेकिन आज हम भूल जाते हैं, कामों में उलझ जाते हैं। उलझना नहीं है, लगातार अपनी तैयारी को करते रहना है पूरे जोश के साथ। और वैसे भी हम 2-3 टॉपिक अब पढ़ चुके हैं और आगे हम लगातार ऐसे ही अलग अलग टॉपिक यानी कि पूरा जो सिलेबस है अपना उसे हम यहाँ पे कवर करेंगे। 3-4 टॉपिक हो चुके हैं। जैसे अपना पहला टॉपिक हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट था वो था कार्बन का, वो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने दैनिक जीवन से संबंधित जो तथ्य थे, जैसे पानी जो था, जल एवं जल के प्रकार वगैरह थे, उससे आगे हमने दैनिक जीवन से संबंधित काम आने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने साबुन एवं अपमार्जक के बारे में पढ़ लिया है। वहाँ तक आपने खूब अच्छे से मेहनत करी है और बहुत अच्छे से आप मेहनत कर भी रहे हैं, लेकिन उसी मेहनत को, उसी लगन को आपको कंटिन्यू रखना है बस। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इस एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है अम्ल एवं क्षार, एसिड एंड बेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीछे के एग्जाम्स को आप उठा के देख सकते हो और आगे वालों का तो चलो हमें पता नहीं कि भाई क्या होने वाला है, लेकिन प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चन उठाओगे तो वहां पर आपको ये जरूर मिलेगा कि इनसे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो प्रत्येक जो अपना बिंदु रहेगा वो महत्वपूर्ण ही होता है अपने आप में, लेकिन एक क्वेश्चन आने का जो तरीका होता है, जो लैंग्वेजेबल क्वेश्चन होते हैं जिनमें भाषा थोड़ी घूम के आती है, उसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो एक इस टॉपिक से बनते हैं, एक कार्बन वाले टॉपिक से बनते हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिएगा ये टॉपिक थोड़ा लेंथी चलेगा अपना, तो आपको पेशेंस बनाए रखना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको गहराई से समझते चलना है। जब हम जीरो से किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, और वैसे भी अपना ये जो बैच है वो जीरो टू हीरो है। साइंस के अंदर आप क्या, हम सारे मान लो जीरो हैं, लेकिन हम सबको क्या बनना है, एक दिन हीरो बनना है। किस में बनना है? साइंस में। तो आइए आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे हम बेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं अम्ल की। एसिड, देखिएगा अम्ल क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो अम्ल या एसिड जो नाम है ये आया कहाँ से है। तो एक आपने सुनी सुनाई भाषा है अपनी लैटिन भाषा, खूब सुना है हमने इसके बारे में। ये जो लैटिन भाषा है इसका एक शब्द है, उस शब्द का नाम है एसिडस। क्या नाम है? एसिडस। ये जो शब्द है एसिड, ये इस एसिडस शब्द का ही रूपांतरण है, और इस एसिडस शब्द का अर्थ होता है खट्टा, या फिर कह दो इसे खट्टे। क्या होता है? खट्टा या खट्टे। अर्थात पहली बात यहां से क्या निकल के आ गई कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, कैसे होते हैं? तो आप कहेंगे सर खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। आपको ऐसे पूरी लाइन नहीं लिखनी है, स्मार्ट वर्क करना है, यानी कि ऐसे ऐसे पूरी पूरी लाइनें लिखेंगे तो हम तो थक जाएंगे। तो अपना जो एफर्ट है वो इन कामों में नहीं लगाना, एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे आप, मैं आपको बताता हूं। इतनी बड़ी लाइन न लिख करके आप डायरेक्ट लिखेंगे स्वाद
कैसा? खट्टा। सिंपल सी बात है, दो नाम लिखने पड़े। देखो अब बार बार ये लिखने की जरूरत थोड़ी है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल तो हेडिंग लगा दी हमने ऊपर, एक जगह लिख दिया, बार बार लिखने की क्या जरूरत है? तो बार बार हमें कॉपी को भरना नहीं है, कॉपी को काला नहीं करना है, बस काम इतना ही आएगा। अगला पूछेगा आपसे अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, तो आंसर क्या आएगा? स्वाद कैसा है भैया? खट्टा है। सिंपल। आगे चलते हैं। आपने इसके बारे में एक तथ्य सुना है। क्या सुना है? कि अम्ल जो होते हैं वो नीले, नीला क्या? लिटमस पत्र। अब ये लिटमस पत्र क्या बीमारी होती है? अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं भैया जी? लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। कोई ट्रिक वगैरह से भी याद रख सकते हो आप ये, वो जो एक ट्रिक आती है अनिल नाम करके, अनिल कपूर कह दो। ए यानी कि अम्ल, नी यानी कि नीला लिटमस पत्र, और ल यानी कि लाल कर देगा। ठीक है, लेकिन ये ट्रिक वगैरह अपने को रटनी नहीं है, अपने को बस सीधा याद रखना है कि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। हाँ, ये उनके लिए है जो उनको ये लगता हो कि उन्होंने पहले पढ़ रखी हो कि सर ने तो ट्रिक को बताई ही नहीं। वैसे भी ट्रिकों पे नहीं चलना है, अपने को याद रखना है। जीके वगैरह में खूब ट्रिक्स आती हैं। नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अब समझना यहाँ पे एक चीज, ये जो बीमारी है, ये जो बीमारी है कौन सी वाली? ये जो लिटमस पत्र नाम का एक जो प्राणी है, ये है कौन आखिर? ये कौन है, इसे समझना है हमें। तो देखिएगा, लिटमस पत्र जो होते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो लिटमस पत्र हमें रोसेला नामक, कौन? रोसेला नाम का एक क्या है? रोसेला नाम का एक लाइकेन है। कई किताबों में आपको ये लिचेन भी मिलेगा। वो लिचेन क्यों मिलता है? वो इसलिए मिलता है, ठीक है, लिचेन। तो ये लाइकेन है, लिचेन नहीं है। फिर भी मान लो कि ये लिचेन है, तो क्या फर्क पड़ता है? लिचेन कराना पेपर में, ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में दोनों ऑप्शन आएंगे कि लिचेन है और लाइकेन है, ठीक है। और अगर किस्मत बहुत ज़्यादा ही खराब है, आ भी गई, तो लाइकेन कराना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो लाइकेन नाम का क्या है? ये लिटमस पत्र जो होता है वो रोसेला नामक लाइकेन से हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। पूछेगा लिटमस पत्र का प्राप्ति स्थान कहाँ होता है? तो लिटमस पत्र का प्राप्ति स्थान कहाँ होता है? रोसेला नामक लाइकेन से ये हमें प्राप्त होता है। हो सकता है ये क्वेश्चन नया आए और इसके बारे में अगले का माथा थोड़ा घूम जाए, मेरे जैसा हो अगला, तो कोई दूसरा भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? सुनना, लिटमस पत्र जो होता है वो किस रंग का रंजक है? किस रंग का रंजक है? सुनना ध्यान से, लिटमस पत्र किस रंग का रंजक होता है? अब यहां पे आपके सामने 3-4 कलर है, यहां पे एक नीला रंग है, एक लाल रंग है। तो हमारा जो आइडिया जाता है वो बेसिकली नीले और लाल पे जाता है। वो तो होता ही नहीं है, नीला और लाल तो उत्तर है ही नहीं। ये नीले और लाल तो हम बनाते हैं। किस रंग का रंजक है, यानी कि इनमें काम में लेने से पहले ये किस रंग का था? तो ये किस रंग का था? ये था भैया जी बैंगनी रंग का। किस रंग का था? बैंगनी रंग का होता है। लिटमस पत्र किस रंग का रंजक होता है? बैंगनी रंग का रंजक होता है। इतनी कहानी आपके शायद समझ में आ गई होगी। तो नीला लिटमस पत्र को क्या कर देगा? ये लाल कर देगा। अरे ऐसे नहीं याद रहे तो ऐसे याद रख लेना कि कुछ लोग जो एसिड खाते हैं, अम्ल खाते हैं, उनकी आंखें कैसी रहती हैं? लाल रहती हैं। तो हम बोलते हैं ना कि तेरी आंखें देख कैसी होती हैं, जैसे तूने अम्ल खाया हो। तो वो क्या हो गई? लाल हो गई। तो एटलीस्ट लास्ट में क्या बनेगा? लाल बनेगा, ठीक है। तो कैसे भी याद रख सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट जो था वो ये है कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया जी मेरी तरफ से कि ये लाइकेन नामक, जो रोसेला नामक एक लाइकेन है, उससे प्राप्त होता है, ठीक है। और ये किस रंग का रंजक है? बैंगनी रंग का रंजक है। ओके, आइए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिएगा, अम्ल और क्षार के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग अवधारणाएं दी हैं। जैसे आर्हेनियस अपनी अवधारणा देता है,
ब्रोस्टेड एंड लोरी अपनी अवधारणा देता है और लुईस अपनी एक अलग अवधारणा देता है। उन तीनों अवधारणाओं को हम पूरे विस्तार के साथ पढ़ेंगे, तो आपको पेशेंस बनाए रखना है क्योंकि वो थोड़ी धीरे धीरे चलेंगी अपनी। हो सकता है 1-2 क्लासें इसकी और हो जाएं। कहने का मतलब ये है आपको बस पेशेंस बनाए रखना है और कंटिन्यूटी आपको रखनी ही रखनी है, ठीक है। देखिएगा अम्ल और क्षार के बारे में आर्हेनियस क्या कहता है। हालांकि अभी तक हमने क्षार के बारे में पढ़ा नहीं है, ना ही ये जिक्र किया है कि ये किस लिटमस पत्र को किस रंग का करेगा, ये हम थोड़ा आगे करेंगे। लेकिन एक बार आप अवधारणाएं देखो, ओके, क्योंकि हम पहले एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो पहला वैज्ञानिक है अपना, उसका नाम है आर्हेनियस। किसकी अवधारणा पढ़ने जा रहे हैं हम? आर्हेनियस की अवधारणा। देखिएगा आर्हेनियस क्या कहता है। आर्हेनियस ने एक चीज को पकड़ लिया। अब इसे हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे क्योंकि इसकी लैंग्वेज में हमें नहीं घुसना है, इसकी लैंग्वेज में हम धीरे धीरे करके घुसेंगे, एक साथ नहीं घुसेंगे। देखो आर्हेनियस की अवधारणा क्या कहती है। इसने जिस चीज को पकड़ा उस चीज का नाम है भैया जी जलीय विलयन। क्या नाम है? जलीय विलयन। बस इस एक को पकड़ के बैठ गया, बाकी कोई किसी से लेना देना नहीं है। अगर जलीय विलयन नहीं है तो आर्हेनियस फेल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जलीय विलयन के लिए काम किया इसने, बाकी किसी चीज के लिए कोई काम नहीं किया। कैसे नहीं किया सुनना। इन्होंने अम्ल के बारे में क्या कहा? अम्ल के बारे में इन्होंने ये कहा कि अम्ल वे होते हैं जो इस जलीय विलयन के अंदर, अम्ल वे होते हैं जो इस जलीय विलयन के अंदर H+ आयन, कौन से आयन? H+ आयन क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। क्या करेंगे? डोनेट। तो H+ आयन देते हैं। कौन देते हैं? अम्ल देते हैं। किसके अनुसार देते हैं? आर्हेनियस के अनुसार देते हैं। कौन? अम्ल। क्या देते हैं? H+ आयन। क्या करते हैं? देते हैं। अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। याद रह जाओ, ओके। तो H+ आयन देने वालों को इन्होंने क्या नाम दे दिया? अम्ल नाम दे दिया। अब इन्होंने ये जो H+ आयन दिए हैं, किसको दिए हैं? आगे कोई लेने वाला भी तो बैठा होगा, तो आगे लेने वाला कौन बैठा होगा? क्षार बैठा होगा। तो क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन से क्या करते हैं? H+ आयन लेते हैं। याद रह जाएगा। अब देखो ये जो H+ आयन देने वाले हैं ये फोकट में नहीं देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई दानवीर है, नहीं, कोई दानवीर नहीं है, सब मतलबी है। कैसे? ये बदले में कुछ ना कुछ लेंगे। अब बदले में क्या लेंगे? बदले में लेंगे भैया जी OH आयन। क्या लेंगे ये? OH आयन लेंगे। तो OH- आयन, H+ आयन तो दे देते हैं लेकिन OH- आयन ग्रहण भी करते हैं। तो OH- आयन क्या करते हैं? ये ग्रहण करते हैं। कौन ग्रहण करते हैं? अम्ल ग्रहण करते हैं। याद रह जाएगा। अब ये OH- आयन ग्रहण कहां से करेंगे? कहां से आएंगे इनके पास? तो इनको देने वाला कोई ना कोई तो होगा ही होगा। तो इनको देने वाला कौन है? एक ही प्राणी है अपने पास, और वो कौन है? क्षार है। तो क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। याद रह जाएगा। एक बार चारों लाइनें फिर से सुनना। अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ये देते किसको हैं? क्षार को देते हैं। अब क्षार को कुछ देंगे तो बदले में वापस भी कुछ लेंगे। तो वापस क्या लिया इन्होंने? OH- आयन उससे ले लिया। इतनी कहानी आपको समझनी है, ठीक है। तो लाइनें तो 2 ही हैं, उनको आप 4 बना लो, 5 बना लो, कोई फर्क इस बात से नहीं पड़ेगा। ये है आर्हेनियस की मोटा मोटी अवधारणा। अब इस अवधारणा को हम और थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, प्रबल अम्ल।
नाम तो सुना ही होगा, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो आप समझो कि ये प्रबल अम्ल आखिर है क्या, होते क्या है प्रबल अम्ल। तो ध्यान से सुनना, प्रबल अम्ल वे होते हैं जो क्या होते हैं, जलीय विलयन में। अब वही बात है, बस इसने एक जलीय विलयन को पकड़ के रखा, बाकी अगर जलीय विलयन नहीं है तो इसने उसके प्रति काम ही नहीं किया। जलीय विलयन नहीं तो कोई काम नहीं। तो अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में, अम्ल कौन से, प्रबल अम्ल की बात चल रही है। प्रबल अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से, कैसे, पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, या जिनका जलीय विलयन में पूर्ण रूप से क्या होता है, आयनन होता है। लाइन है, कैसे भी लिख सकते हो। अम्ल वे हो, प्रबल अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, या अम्ल वे हैं जिनका जलीय विलयन में पूर्ण रूप से क्या होता है, आयनन होता है, आयनित होते हैं। अब आप इनके बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, हमने काफी इनके एग्जाम्पल सुने हुए हैं। जैसे एक है अपना HClO4, जैसे H2SO4, जैसे HCl, जैसे HNO3। ठीक है, नाम बता देता हूं मैं इनका आपको। इस HClO4 का नाम है परक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है इसका, परक्लोरिक अम्ल। इसका नाम बहुत बार हमने सुना है। सल्फ्यूरिक अम्ल नाम होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। तो इनके आपको नाम याद रखने हैं। हालांकि इससे आगे हम जब कार्बन को, सॉरी, इस अम्ल को हम डिवाइड करेंगे दो पार्टों में, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल, तो ये जहां भी आएंगे ये अकार्बनिक अम्ल के अंतर्गत आएंगे। तो इनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक बार आप ये एज एग्जाम्पल आपको ये ध्यान में रखने हैं कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं। ये जितने अम्ल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये परक्लोरिक अम्ल वगैरह, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये जितने भी हैं ये कैसे होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। कारण, क्योंकि ये जलीय विलयन में पूर्ण रूप से क्या होते हैं, आयनित होते हैं। तो ये परिभाषा शायद आपके समझ में आ गई होगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। ले लिया होगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। प्रबल अम्ल के बाद अपनी अगली जो परिभाषा है, अगला जो भी कॉन्सेप्ट है अपना, वो है दुर्बल अम्ल, वीक बेस, सॉरी वीक एसिड बेस नहीं, WA से लिख देते हैं इसे। ठीक है, वीक एसिड क्या होता है। अब वैसे ये जो दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, जो ये जो अवधारणा है ना, इसे एक अवधारणा लिखते हैं HSAB, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, यानी कि कठोर और मृदु, या कठोर कह दो, सॉफ्ट कह दो इसे, एसिड एंड बेस। ये जो अवधारणा है ये एक पियर्सन नाम का वैज्ञानिक था, उसने दी थी HSAB की अवधारणा। तो हो सकता है ये कोई क्वेश्चन पूछ भी ले कि HSAB की अवधारणा किसने दी, या फिर हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस की अवधारणा किसने दी। तो पियर्सन नामक वैज्ञानिक ने दी थी। तो थोड़ा बहुत इसे भी याद कर लेना कि पियर्सन नाम के वैज्ञानिक ने HSAB की अवधारणा दी थी। देखिएगा दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। अब उस परिभाषा से आपको कंपेयर करना है। दो चीजें थी, एक था प्रबल अम्ल, एक था दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल क्या होंगे, प्रबल अम्ल के साथ कंपेयर करके देखो। कंपेयर करोगे तो आपको ये मिल जाएगी परिभाषा, आप बताने की जरूरत ही नहीं है। क्या कि दुर्बल अम्ल वे होते हैं जो क्या, जलीय विलयन में, अपने पास विलयन जलीय ही है, क्योंकि आर्हेनियस ने सिर्फ और सिर्फ जलीय विलयन के लिए काम किया था। जो जलीय विलयन में क्या नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से क्या नहीं होते हैं,
आयनित नहीं होते हैं। जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे HCN है, जैसे H2S है, जैसे CH3COOH, ये ले लो। यानी एक कार्बनिक अम्ल वाला जो पार्ट है ये भी लगभग कैसे हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये है CH3COOH, एसिटिक एसिड। लिख देता हूं मैं इनके नाम। इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड, इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड, CH3COOH, एसिटिक अम्ल। इनके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। कार्बनिक अम्ल का जो पार्ट आएगा उसके अंदर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। वहाँ पे फॉर्मिक अम्ल है, लैक्टिक एसिड है, वो जितने भी एसिड हैं वहाँ पर इन सब का हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो आर्हेनियस के जो दो अवधारणाएं हैं, एक दुर्बल अम्ल है, एक प्रबल अम्ल है। दोनों के अंदर ही आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो इसका आप ले सकते हो। देखिएगा आगे जो इसी में अपना एक कॉन्सेप्ट है जहां पे हम ऑर्डर ज्ञात करते हैं। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर इनका क्रम पूछ लेता है कि कौन पदार्थ ज़्यादा अम्लीय है, कौन सा पदार्थ कम अम्लीय है, क्योंकि ये मैंने इसीलिए तो बताए हैं कि कौन ज़्यादा प्रबल है, कौन ज़्यादा दुर्बल है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट हम आवर्त सारणी से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो क्या है वो सुनना। हम लिख रहे हैं एक बार अम्ल की प्रबलता, अम्ल की प्रबलता का क्रम। मान लो एक क्वेश्चन आ गया, मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ इस चीज को समझाऊंगा कि निम्न में से कौन ज्यादा प्रबल अम्लीय है, ठीक है, या फिर निम्न में से कौन कौन दुर्बल अम्लीय है। तो आपको मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो एक है आपके पास HFCl BrI, ठीक है, चार हैं HF, HCl, HBr और HAI। बताइए जरा सोच समझ के कि इनमें से कौन प्रबल अम्लीय है। तो बड़े ही ध्यान से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को, और एक बार समझ लेंगे तो जब अगर भूलना चाहेंगे तो भी नहीं भूल पाएंगे। हाँ, याद हो जाएगा एकदम, भूलना जो चाहोगा नहीं तो ही कौन भूल सकोगा इन। HF, HCl, HBr और HAI। देखो FCl BrI, ये चार चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी, दिखाई दे रही हैं। ये चारों क्या होते हैं? ये होते हैं हैलोजन तत्व। क्या होते हैं? हैलोजन तत्व होते हैं। अरे होते हैं कि नहीं होते हैं? आप कहेंगे होते हैं। तो अगर ये हैलोजन तत्व होते हैं तो आपने आवर्त सारणी को थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा भाई। साइंस पढ़ने वाले थोड़ा बहुत कभी ना कभी तो आवर्त सारणी के अंदर घुसे ही होंगे। तो वहां पर आप ये देखोगे कि इनका जो क्रम है वो इस प्रकार से होता है FCl Br और I, यानी कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे के क्रम में ये क्या होते हैं? स्थित होते हैं। अगर नहीं देखी आवर्त सारणी तो जरूर देखें। 1 से लेकर 30 तक तत्वों के क्रम आपको याद होने चाहिए। क्रम आपको याद होने चाहिए, कौन सा तत्व किस नंबर पे आता है। हालांकि हम आवर्त सारणी यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये मेरी सलाह है कि आप 30 तक याद करके रखें, ताकि जब हम पढ़ें तो थोड़ा आपको इजी लगे। FCl BrI ये ऊपर से क्या है? नीचे है। तो आवर्त सारणी का एक गुणधर्म है, वैसे तो टॉपिक से थोड़ा अलग है, हट गया, लेकिन आपको एक मैं हल्का सा बता देता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने आवर्त सारणी पढ़ी नहीं है। तो आवर्त सारणी नहीं पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपके समझ में भी नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से वो है, बड़ा है। लेकिन आपको एक मैं हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पे, सुनना उसको। ऊपर से जब नीचे जाते हैं आवर्त सारणी में तो कोषों की संख्या बढ़ती है,
किसकी संख्या बढ़ती है? कोषों की संख्या। और कोषों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे परमाणु का जो आकार होगा, परमाणु का जो क्या होगा? आकार होगा, वो भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। यानी कि मान लो ये एक कोष है तो कोषों की संख्या बढ़ गई, मान लो ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, तो आकार में वृद्धि हुई कि नहीं हुई? आप कहेंगे हुई है। आकार तो बढ़ गया भाई, आकार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? आकार तो बढ़ा ही है। तो आकार कब? ऊपर से नीचे आए, कोषों की संख्या बढ़ी, कोषों की संख्या बढ़ी तो परमाणु आकार भी बढ़ा। अब परमाणु आकार बढ़ा तो बताएंगे आप मुझे कि ये दूरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले इतनी सी थी, पहले कितनी थी? पहले बस इतनी सी थी, अब कितनी हो गई? इतनी हो गई। पहले इतनी सी थी, अब ये बड़ी होके इतनी बड़ी हो गई है, ठीक है? पहले छोटी सी थी, अब बड़ी हो गई, यानी कि आकार बढ़ गया। ये थी पहले इसकी बंद लंबाई, क्या थी? बंद लंबाई। ये क्या है अब? इसकी बड़ी वाली बंद लंबाई। कहने का मतलब क्या है? आकार बढ़ गया तो बंद की लंबाई भी क्या हो गई? बंद की लंबाई, अरे बोलो, बंद की लंबाई भी क्या हो गई? बढ़ गई। अरे बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? आप कहेंगे सर बढ़ गई है, आकार बढ़ गया है, बंद लंबाई भी बढ़ गई है। अब एक चीज आप मुझे बताइए, जैसे मैं, ये बंद है आपका, ये क्या है? बंद है। देखो ये बड़ा वाला बंद है, ये छोटा वाला बंद है, तो आप क्या करेंगे? जब मैं इसे तोड़ूंगा छोटे वाले को या फिर मैं इसे तोड़ूंगा बड़े वाले को, तो आसानी से कौन सा टूटेगा? आप बताएंगे आसानी से कौन सा टूटेगा? आसानी से आप कहेंगे सर ये बड़ा वाला टूटेगा। यानी कि इस बड़े बंद को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होगी, जो भी एनर्जी हमें चाहिए होगी, उसका मान क्या रहेगा? आप कहेंगे सर कम रहेगा। तो बंद ऊर्जा, क्या? बॉन्ड एनर्जी जो होगी, यानी कि ऊर्जा का मान जो रहेगा वो क्या रहेगा? कम रहेगा। वो क्या रहेगा? इसका कम रहेगा। बंद की एनर्जी क्या रहेगी? कम रहेगी। आकार ज्यादा, बंद लंबाई बढ़ गई, ऊर्जा कम हो गई। इसका मतलब ये जो अम्ल है ये कौन सा है? प्रबल अम्ल है। इन सब में क्या है? ये प्रबल अम्ल है। क्यों? क्योंकि ये F के बाद Cl आ रहा है, Cl के बाद Br आ रहा है, Br के बाद HI आ रहा है। सबसे नीचे कौन सा है? HI है। इसका मतलब सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होगा? HI होगा। अब जानते हैं सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा होगा? आइडिया लग गया होगा आपको। आइडिया कैसे लग गया होगा? क्योंकि ये तो सबसे लास्ट में है, तो ये सबसे प्रबल है, ये उससे दुर्बल है, ये उससे दुर्बल है। ये निशान समझ में आ रहा है ना? जिसके तरफ ये जो मुंह खुला हुआ हो वो बड़ा होता है, ये जो मुंह खुला हुआ हो ये बड़ा है, इसका मुंह उधर खुला है तो ये बड़ा है। यानी कि एक कॉर्नर वाला छोटा होता है, ये दो कॉर्नर है, ये वाला बड़ा, ये इससे छोटा और ये सबसे छोटा। इसको समझिए, ये जो HF है इसका आकार, अब देखिए ऊपर ही ऊपर है, तो इन चारों की अगर तुलना करें, इन चारों की अगर तुलना करें तो इसका आकार क्या है? आप कहेंगे सर इन चारों में तो इसका आकार क्या है? कम है। कैसा है? कम है। और अगर बात करूं मैं बंद लंबाई की, तो वो लंबाई भी कैसी है? कम है। अब अगर बंद लंबाई कम है तो जोर ज्यादा आएगा या कम आएगा? अरे ऊर्जा ज्यादा लगाओगे या कम लगाओगे बताओ? तो आप कहेंगे सर ऊर्जा तो ज्यादा लगेगी। तो ऊर्जा का मान क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। ऊर्जा का मान अगर ज्यादा रहेगा तो बताइएगा प्रबल होगा या दुर्बल होगा? आप कहेंगे सर ये तो बड़ा ही इजी है, क्या हो जाएगा? ये दुर्बल अम्ल हो जाएगा। अरे सोचने का ही नहीं है, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। तो ये तो हो गया कौन सा अम्ल? दुर्बल अम्ल। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है आपके लिए एसिड का। सेम टू सेम ऐसा का ऐसा किसके लिए रहेगा? क्षार के साथ रहेगा। आइए मैं आपको एक क्षार का एग्जाम्पल भी बता देता हूं। देखिएगा, क्षार का एग्जाम्पल हम एक देख लेते हैं। जैसे पूछ ले निम्न में से कौन प्रबल क्षार है या दुर्बल क्षार है, ऐसा कुछ करके पूछ ले, तो आप क्या बताएंगे?
जैसे उदाहरण आ गया, मान लो ये NaOH है, KOH, RbOH, CS और OH। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, ये जो NaOH है, KOH है, RbOH है, CSOH है, आपने आवर्त सारणी का जो वर्ग संख्या 1 है उसके तत्व हैं ये सारे के सारे। ठीक है, और वो कैसे होते हैं? सारे क्षारीय होते हैं। आपको पता है, आपने पहले बहुत अच्छे से ये पढ़ रखा है। इनमें हमें ये बताना है कि कौन प्रबल क्षार है, कौन दुर्बल क्षार है। सेम कहानी है। अब ये आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे स्थित होते हैं, मैंने उसी ऑर्डर में लिखा है। ये ऊपर है, ये उससे नीचे, ये उससे नीचे और ये सबसे नीचे है। तो ये अगर सबसे नीचे है तो परमाणु आकार आप मुझे बताएंगे। तो परमाणु आकार कैसा होगा? इसका ज़्यादा होगा। परमाणु आकार ज़्यादा होगा तो बंध की लंबाई कैसी होगी? आप कहेंगे सर वो भी ज़्यादा होगी। बंध लंबाई अगर ज़्यादा होगी तो ऊर्जा का मान क्या रहेगा? मतलब बंध को तोड़ेंगे, ऊर्जा का मान क्या रहेगा? कम रहेगा। और ऊर्जा का मान कम रहेगा तो क्षारीयता रूप से ये कैसा होगा? आप कहेंगे सर ये तो है प्रबलतम क्षार, यानी सबसे प्रबल क्षार कौन है? अरे कौन है रे? CSOH है। कौन है? CSOH। ओके, ये जो NaOH है इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अरे बहुत पड़ा हुआ है ये तो ऊपर ही ऊपर है। तो आकार कैसा होता है इसका? आकार आप कहेंगे सर इसका आकार तो होता है छोटा। ये मैंने तीर के निशान ऐसे लगा दिए, इसका आकार कम होता है। ये नीचे है इसका मतलब कम है, ऊपर है इसका मतलब बढ़ रहा है। आकार छोटा तो बंध की लंबाई भी आप कहेंगे सर छोटी। तो बंध की लंबाई छोटी है तो छोटे को तोड़ने के लिए छोटा है उतना ही खोटा है, तो ऊर्जा का मान क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। और ऊर्जा का मान ज़्यादा रहेगा तो ये कैसा होगा? आप कहेंगे सर ये तो होगा दुर्बल क्षार। हालांकि ये प्रबल क्षार है, लेकिन इन चारों की तुलना जब करेंगे ना तब ये कैसा आता है? दुर्बल आता है। वैसे ये दुर्बल नहीं है, pH का मान 14 होता है इसका, दुर्बल नहीं है ये, दुर्बल नहीं है, लेकिन फिर भी इन चारों के कंपैरिजन में ये क्या होता है? दुर्बल होता है। तो क्रम क्या रहेगा? सबसे बड़ा कौन? ये बड़ा लो, ये उससे छोटा है, ये सबसे छोटा। तो 1 नंबर पे वो, 2 पे वो, 3 पे ये और 4 पे ये। अब डिपेंड इस बात पे करता है पेपर में कि आपको क्रम किस टाइप से दिया गया है। याद रह जाएगा शायद आपके। देखिएगा, ये चीज़ आपके शायद समझ में आ गई होगी। अब हम आर्हेनियस की अवधारणा का थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आर्हेनियस ने क्या क्या कहा? आर्हेनियस ने इतनी बात कह दी, लेकिन आर्हेनियस ने मतलब कुछ कमियां भी उसमें रह गई। क्या कमियां रह गई, उन कमियों को भी हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है क्या कि ये जो NaOH है, ये जो KOH है, ठीक है, एक होता है जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, जैसे आपको ये दे दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, जैसे मान लो आपको ये दे दिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। आपको इन तीनों में एक एक अंतर दिखाई दे रहा होगा। क्या? यहाँ पे OH का मान 1 है। अरे है या नहीं है? अरे है को नहीं? 1 है नहीं? हाँ, OH का मान 1 है। यहाँ पे OH आयन कितने हैं? 2 है। यहाँ पे OH कितने हैं? 3 है। तो आर्हेनियस ने तो भैया पकड़ के इन्हीं को रखा था, H और OH, उसके पास ले दे के ये 2 ही तो थे, बाकी उसे कोई मतलब नहीं था दुनियादारी से। बस जलीय विलयन है तो हम बता देंगे कि आपको ये अम्ल है या क्षार है, लेकिन अगर जलीय विलयन नहीं है ना तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये मैंने नहीं कहा, आर्हेनियस ने कहा। मैं आपको आर्हेनियस का स्टेटमेंट दे रहा हूं कि ये उसने कहा था। तो इन तीनों में अंतर क्या है? देखिएगा, ये जो NaOH और KOH होते हैं, ये होते हैं एक अम्लीय क्षार। क्या होते हैं ये? एक अम्लीय क्षार होते हैं। एक क्यों? क्योंकि OH आयन की संख्या कितनी है? 1 है। OH आयन की संख्या कितनी? 2। OH आयन की संख्या कितनी? 2। तो ये वाले
ये हो जाएंगे द्विअम्लीय क्षार। और इसमें OH आयन की संख्या कितनी है? अरे कितनी है? आप कहेंगे सर 3 है, तो ये वाले त्रिअम्लीय और क्षार। समझ में आ गया? तो निम्न में से कौन सा द्विअम्लीय क्षार है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। निम्न में से कौन सा त्रिअम्लीय क्षार है? AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। आइए अब पढ़ते हैं आर्हेनियस की कमियां। आर्हेनियस की क्या क्या कमियां रही? आर्हेनियस ने ऐसा क्या कर दिया कि उसमें हमने कमियां निकाल दी? तो आइए उसकी कमियों को पढ़ते हैं। उसके गुणों को तो हमने बहुत बखान कर लिया, अब उसकी कमियां निकालते हैं। हालांकि आजकल पहले कमियां निकाली जाती हैं, बाद में गुण देखे जाते हैं, लेकिन हम बड़े आदमी हैं, दिलेर आदमी हैं, हम पहले गुणों का बखान करते हैं, लास्ट में कमियां बतानी पड़ती हैं कि भाई हाँ इसमें ये कमियां भी हैं। तो कमी क्या क्या है इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कमियां पेपर में आ जाती हैं कई बार। देखो आर्हेनियस ने क्या कहा कि अगर कोई विलयन मान लो जलीय है तो मैं आपको बता दूंगा कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। लेकिन अगर वो बाई चांस मान लो जलीय नहीं है, जैसे ये पूछ लिया कि आप बताइए शुष्क HCl की प्रकृति कैसी होती है? शुष्क HCl की प्रकृति कैसी होती है? मना कर दिया, बोल साहब हमें तो नहीं आता है। अल्लू साफ साफ मना। क्यों? क्योंकि ये जलीय विलयन नहीं था, और जलीय विलयन नहीं था तो इसने मना कर दिया कि भाई देखो अपने बस की बात नहीं है, अपने को तो आप जलीय विलयन ला के दे दो, हम आपको बता देंगे कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। तो शुष्क HCl की प्रकृति कैसी होती है, ये जो महान वैज्ञानिक था आर्हेनियस ये नहीं बता पाया। और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे CO2 है, जैसे PCl5 है। ठीक है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें आपको कहीं पर भी OH आयन दिखाई दे रहे हैं क्या? कहीं पर भी H आयन H+ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। OH नहीं है, H+ नहीं है, इसमें H+ नहीं है, OH नहीं है। जैसे SF6 कहीं पर भी क्या नहीं है? H नहीं है, OH नहीं है। जैसे IF7, यानी कि ऐसे जितने भी अम्लीय यौगिक है ना, जितने भी अम्लीय पदार्थ हैं, CO2 अम्लीय होती है, PCl5 अम्लीय होता है, SF6 अम्लीय होता है, IF7 अम्लीय होता है। लेकिन साहब अपने तो आर्हेनियस ने कहा ये साहब अपने बस की बात तो नहीं है, और इनके बस की बात ये नहीं रही, तो इन्होंने मना कर दिया कि भाई साहब ये हमारी आप कमियां मान लो, कोई बात नहीं, हम अपने जलीय विलयन से संतुष्ट हैं। तो इन्होंने इनके बारे में ये बता नहीं पाया कि ये कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। क्षार के बारे में भी कुछ कमियां रही, क्षार वाली कमियां भी एक बार आप देख सकते हो। क्षार में क्या क्या कमियां रही? अब क्षार तो वे होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? OH आयन देते हैं। अब जहां OH नहीं वहां कौन नहीं? वहां आर्हेनियस नहीं। वहां कौन नहीं? आर्हेनियस नहीं है। जैसे RNH2, जैसे ROR यानी कि ये इथर है। ये देखो RNH2 कैसा होता है? ये क्षारीय होता है। ये ROR कैसा होता है? क्षारीय होता है। जैसे अमोनिया NH3, अम्लों की रानी जिसे हम बोलते हैं अमोनिया को। हाँ, अम्लों का राजा कौन है? H2SO4 है। अम्लों की रानी कौन है? रानी वो होती है जो राजा को क्या कर दे? उदास कर दे। तो राजा को उदास करने वाली क्या होती है? रानी होती है। NH3 अमोनिया अम्लों की क्या है? ये रानी है। तो ये जो NH3 है ये भी कैसी होती है? क्षारीय होती है। जैसे pyridine, क्या? pyridine, ये सारे क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। लेकिन आर्हेनियस ने साफ मना कर दिया कि हमें इनके बारे में नहीं पता। हमें क्यों नहीं पता? क्योंकि इसके अंदर कहीं पर भी मुझे OH आयन दिखाई नहीं दे रहे, और OH आयन दिखाई नहीं दे रहे तो इसका मतलब हम ये कतई नहीं बता सकते कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की आर्हेनियस की अवधारणा। इनके बारे में आर्हेनियस नहीं बता पाया, ये इम्पोर्टेंट है, आपको थोड़ा बहुत इनको ध्यान रखना है। और आगे वाली जो क्लास होगी उसमें हम क्षार के बारे में पढ़ेंगे, अम्लों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पेशेंस बनाए रखना है। अभी तक सिर्फ एक अवधारणा हुई है, अम्ल की आर्हेनियस की एक ही अवधारणा हुई है।
अभी ब्रोस्टेड लोरी की बाकी है, लुईस की अवधारणा बाकी है, पीएच मान बाकी है, लवण बाकी है, बहुत सारा जो पार्ट है वो बाकी है अपना अभी तक। तो ये अम्ल का ये थोड़ा बहुत सामान्य सा परिचय था जो आज हमने अपनी इस क्लास में डिस्कस किया। तो आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए, पढ़ते जाइए। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ रहे हैं, मुझे पता है। कई स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा मन लगा के पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे डाउट्स भी पूछते हैं। ऐसे ही लगातार पढ़ते रहिए, ऐसे ही डाउट्स पूछते रहिए। जब आप डाउट्स पूछते हैं ना, बहुत खुशी होती है मन में कि हाँ, इस स्टूडेंट ने अपने सेशन को देखा है और अपने जीवन में काम में लिया है। ठीक है, साइंस तो एक ऐसी चीज़ है जो एग्जाम में लोग बाग अगर नहीं भी मतलब काम आ रही है तो भी पढ़ लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दैनिक जीवन में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं इसमें जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो साइंस तो अपना एक डेली लाइफ का हिस्सा है, सबके लिए काम की बात है। तो आप सेशन को शेयर वगैरह करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना भैया। ठीक है, ओके, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना।